और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करना समाजवादी पार्टी की नेता रॉली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को भारी पड़ गया है। पार्टी ने इन दोनों को ही निष्कासित कर दिया है। रॉली तिवारी मिश्रा ने एसपी मौर्य के बयान पर सवाल खड़े किए थे, तो वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रही थी, लेकिन इसके बाद अब इतना बड़ा एक्शन लिया गया कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ रॉली तिवारी मिश्रा जुड़ गई हैं, बातचीत करेंगे उनसे। रॉली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। रॉली जी, देखिए, सीधा सवाल मेरा यही रहेगा कि रामचरितमानस को लेकर आपने अपनी बात की, लेकिन पार्टी ने आपके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि आपको निष्कासित कर दिया। क्या कहेंगे आपकी, क्या आज के समय में अपनी बात को रखने की आजादी छिन गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री रामचरितमानस का जब अपमान हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसकी प्रतियां जलाई। प्रभु श्री रामचरितमानस को उन्होंने अपने पैरों के नीचे जूतों के पास रखा। पार्टी पटल पर अंदरूनी तौर पर भी मैंने इस बात का काफी विरोध किया कि ये सब ठीक नहीं है। मैं एक सनातन ब्राह्मणी हूं और मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मैं सभी, ये भारत जो है, हमारा संविधान एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमें सभी प्रकार के धर्मों को मानने का अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, हम सब उनको भी मानते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है और ये देश आस्थाओं का देश है। यहाँ पर हमारी आस्थाओं के साथ में विरोध नहीं होना चाहिए। ये बात मैं पार्टी पटल पर लगातार रख रही थी। लेकिन दूसरा प्रतिक्रिया ये हुई कि उन्होंने श्री रामचरितमानस को जलाया, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों ने। मैंने इस बात पर फिर मुखर होकर के सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी कि ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रतिक्रिया ये हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया गया, तब भी मैंने मुखर होकर के अपनी बात रखी। चौथी प्रतिक्रिया ये हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसी स्थिति में हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रतिबंधित कर देंगे। इस पर मैंने उनसे सवाल पूछा था कि 2012 में जब हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे अखिलेश यादव जी के। पहले वो जनता दल में रहे, फिर बसपा में रहे, फिर भाजपा में रहे। तो मेरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल जो मैंने ट्वीट किया था, जिसके बाद मुझे निष्कासित किया गया, ट्वीट का मैंने उनसे कहा था कि मैं ट्वीट को मैं एक बार फिर से 2012 में रिपीट कर देती हूँ। हाँ रॉली जी, आप ही के ट्वीट को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा कि आखिर ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों? आपका लास्ट ट्वीट यही है। क्या आपको इसका जवाब मिला? आपने ये भी पूछा अखिलेश यादव से कि हमें निष्कासित करने की वजह तो दे दीजिए। ब्राह्मणों से आपको जवाब मिला? जी, ऋचा सिंह जी ने, मैंने तो आज एक ही ट्वीट किया अपने निष्कासन के बाद मैंने एक ही ट्वीट किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपका हृदय से आभार। आपने मेरे 16 वर्षों की निष्ठाओं का मुझे ये पुरस्कार दिया है। और जितने भी सनातन द्रोही हैं, प्रभु श्री राम द्रोही हैं, श्री रामचरितमानस द्रोही हैं, मैं उनके खिलाफ पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहूंगी और प्रभु श्री राम मुझे शक्ति देंगे। अब ऋचा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋचा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ऋचा जी, आपसे सवाल का सिलसिला यहीं से शुरू करूंगी कि क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला जो आपने पूछा अखिलेश यादव से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कम से कम निष्कासन का कारण तो बता देते? जी, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है और मुझे ट्विटर से ही पता भी चला था कि मेरा निष्कासन हो गया है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और उस लोकतंत्र की प्रक्रिया का जो है पालन भी नहीं किया गया समाजवादी पार्टी में। और मेरा स्पष्ट ये कहना है कि क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था कि वो मुझे एक नोटिस जारी करके मुझसे जवाब मांगती या फिर मुझे कारण स्पष्ट करती, और या फिर वो यह बात कहने से जनता के बीच में डर गई कि रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने की वजह से मेरा निष्कासन कर दिया गया। तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है। आत्मा ही नहीं है, संवैधानिक आत्मा है। और हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म और पंथ के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ लोग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इसके खिलाफ अपना जो है प्रतिरोध जाहिर किया था। और इस प्रतिरोध पे बात करने की बजाय और उस पे जवाब देने की बजाय मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो ये दुखद भी है, लेकिन इस देश की आधी आबादी और महिलाओं
और इस देश के युवाओं को हतोत्साहित करने वाला है, जो राजनीति में सपने लेकर आते हैं कि वो अपने देश के लिए और अपने देश की संस्कृति के लिए आप अपनी बात रख रही है, लेकिन रॉली तिवारी जी हतोत्साहित करने वाला है। बताइए कि आपने 16 साल दिए, किसी के लिए 16 साल कम नहीं होते किसी पार्टी को देना, या किसी पार्टी के लिए प्रखर तौर पर अपनी बात रखना, पार्टी की तरफ से सपोर्ट करना बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन उसके एवज में आपको क्या मिला ये आप अच्छे से जानती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे क्या समझा जाए, लॉजिक क्या है, आखिर वो इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, और इसका विरोध जब किया जा रहा है या फिर उनको समझाने की जब कोशिश की जा रही है तो इतना बड़ा एक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कोई भविष्य, वर्तमान और भविष्य नहीं है। आप मायावती जी के विचार उनके बारे में सुन सकते हैं जो उन्होंने व्यक्त किए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को धोखेबाज कहा था। उनका अपनी एक विधानसभा, जब समाजवादी पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से जीतने की तरफ बढ़ रही थी, 2022 में वो समाजवादी पार्टी में आए और उन्होंने एक बयान दिया कि अब 85-15 की राजनीति होगी, यानी जितनी बड़ी मात्रा में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सवर्ण उनसे जुड़ा हुआ था वो एकदम से विमुख हो गया और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की हार के कारण बने। अब दूसरी बात यह है कि वो अपना चुनाव तक विधानसभा से हार गए। जब विधानसभा से चुनाव हार गए और उसके बाद भी कृपा पात्र माननीय यानी एमएलसी उनको बना दिया अखिलेश यादव जी ने। अब समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दे रही थी क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं। इसलिए अब इनको अपनी बेटी के लिए भी टिकट चाहिए था, समाजवादी पार्टी से अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए था, तो एक दबाव बनाने के लिए ऐसा माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की बात की। उससे पहले बसपा में रहकर इन्होंने तिलक तराजू और तलवार एक नारा दिया था, अगर आपको याद हो। तो इसी तरह की एक भावना यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर हम जातीय मतभेद कर देते हैं, इनको लगा कि हिंदू एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी को अलग करने के लिए हम जातियों को आपस में लड़ा देते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इतना स्वार्थी और कलुषित मानसिकता का व्यक्ति था कि उसने ये नहीं देखा कि इस प्रकार से जातीय हिंसा बढ़ेगी, प्रदेश की अमन और चैन और शांति खत्म होगी, क्या माना जाए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान, इस तरह से मानस का विरोध, ये इसीलिए आपके ऊपर कार्रवाई, आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इस सबके दोषी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 15 से 20 दिनों तक इस मेरे निष्कासन का पत्र लेकर के धरना देते रहे समाजवादी पार्टी का। मैं 16 वर्ष से उस पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी गिने हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। तो वो धरना प्रदर्शन करते रहे, देते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर दबाव डालते रहे और इसके बाद बड़ी मात्रा में वो मेरे निष्कासन की बात करते रहे। मुझे पार्टी पटल से सूचना मिली, मैंने इस पर बात भी अपनी रखी मुखर बात से कि मैं श्री रामचरितमानस का, प्रभु श्री राम का, सनातन धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करूंगी। ये मेरा पटल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आप कह दीजिए कि वो चुप हो जाए, इधर मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुप नहीं हुए, उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला किया कि हर बार स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, आप लोग को पार्टी से निकाल दिया जाता है। अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव का रोल कहीं नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? ऋचा जी, देखिए, मेरी जानकारी में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शायद लंदन में है और लंदन से उन्होंने ट्वीट करवा के जारी करवा दिया है मेरा निष्कासन। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि किसी व्यक्ति का विरोध है, सवाल इस बात का है कि हम इस देश के संविधान को अगर मानते हैं तो लोगों की भावनाओं का सम्मान करना ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। और ऐसे में जब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और इंक्लूसिव राजनीति होगी, समावेशी राजनीति होगी, हर वर्ग, हर जाति को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि फला जाति के वोट नहीं चाहिए और फला जाति के लोगों से हम पूरी तरीके से किनारा कर लेंगे, तो ये अपने आप में राजनीतिक अपरिपक्वता की बात है। और रही मैं समाजवादी पार्टी से इस बात का सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के द्वारा लगातार महिलाओं को अपशब्द बोले गए। मैंने तब भी विरोध किया था कि किसी भी विचारधारा की महिला हो उसके साथ अभद्रता नहीं की जानी चाहिए। अभद्रता करने वालों के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं,
लेकिन जो दो महिलाएं जो पार्टी के हित की बात कर रही थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अवसरवादी नेता जो कि गेस्ट हाउस कांड में जो है पार्टी के भीतर मौजूद रहे बहुजन समाज पार्टी में और आज यहाँ पर आ गए हैं, जो लगातार दलितों और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ऋचा जी क्या ये समझा जाए, ऋचा जी आईना दिखाने का काम समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के अंदर महिलाओं को का सम्मान नहीं है? ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी के अंदर प्रताड़ित होना पड़ा और उसके बाद जाकर के अब ऐसी स्थिति आ गई कि आपको बिना कोई नोटिस थमाए ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, ये दुखद है। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की युवा राजनीति और एक जो स्वस्थ राजनीति थी उसको देखकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करती है, जिसकी बात लोहिया जी करते थे, डॉक्टर अंबेडकर करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे। समाजवादी विचारों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगी, लेकिन जिस तरीके से दो महिलाओं को, जाति विशेष की महिलाओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया बिना कारण बताए, ये अपने आप में स्तब्ध कर देने वाला है और युवाओं और महिलाओं की राजनीति यादव से मिलना चाहेंगी, डिम्पल यादव से मुलाकात करना चाहेंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी आप? रामगोपाल यादव पूरी हायरार्की है समाजवादी पार्टी में, तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी में, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव। देखिए, मैं आपके माध्यम से देखिए, वैसे तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी ने भी रामचरितमानस में के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया गया था, लेकिन चूंकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं और पुरुष नेता भी हैं, तो उनको तो पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। एक युवा महिला नेता जो कि छात्र संघ की कोख से निकली थी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मैं बिल्कुल सवाल करूंगी और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था कि वो ऋचा सिंह को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगती और ऋचा सिंह ऑन कैमरा उनको इस बात का जवाब आप मिलना चाहती है, आप तो इस बात का जाहिर करिए। लेकिन रॉली जी, एक बात बताइए कि इतने साल काम करने के बाद भी, इतने साल एक जगह रहने के बाद भी, क्या आप लोगों ने इतनी आसानी से मुलाकात की है कभी भी सीधे अखिलेश यादव से या डिम्पल यादव से? अपनी बात रखिए, क्या उन्होंने आपको समय दिया है जो इस बार आपको उम्मीद है कि वो मिलेंगे आपसे? तो मैं 16 वर्षों में, जब से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 3 मोबाइल नंबर बदले हैं, तीनों मेरे पास ही रहते हैं और मैं जब चाहती थी उनको मैसेज भेजती थी, जब चाहती थी मैं उनसे बात कर लेती थी। एक नेता का अपने अध्यक्ष के साथ जो रिश्ता होता है वो बहुत पावन पवित्र रिश्ते के साथ साथ मैंने सदैव उनको अपना भाई माना। मुलायम सिंह यादव जी ने, ऋचा से 10 वर्ष ज्यादा मेरी राजनीति है। ऋचा 2017 में आई, मैं 2007 में आई। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ राजनीति की जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नेताजी के साथ मैंने इस सैफई परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ में राजनीति की है। मैंने नेताजी के साथ राजनीति की, मैंने धर्मेंद्र भैया के साथ राजनीति की, मैंने रामगोपाल चाचा, शिवपाल चाचा के साथ में राजनीति की, मैंने तीसरी पीढ़ी के, लेकिन सवाल ये है, ऐसा जो कुछ भी हुआ आपके साथ या जो कदम आपने उठाया, कई जगह मैं आपके बयानों को सुन रहा था, आप बार बार भावुक हो जा रही हैं। 16 साल एक लंबा वक्त होता है। जाहिर तौर पर अगर हमारा 6 दिन के साथ भी किसी के साथ जुड़ाव रहे तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक भावना पैदा हो जाती है। आखिर मन में ये पीड़ा, दर्द, भावुक क्यों हो रही हैं आप? रोली जी, अब भी आप भावुक हो रही हैं रोली जी, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन देखिए यही वक्त है, आप अपनी बात रखिए और आप जरूर बोलिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। रोली जी, देखिए न्यूज़ 18 आपके साथ है। एक महिला होने के नाते हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये समझ, देखिए क्योंकि जाहिर तौर पर 16 साल आपने समाजवादी पार्टी को दिए हैं, हमारी आपसे गुजारिश है आप आंसू ना बहाएं, रोए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक महिला को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई दे जाता है। 16 साल का एक लंबा वक्त आपने दिया, तो आप इन 16 सालों में आपने क्या समझा और अब जाकर के आप रो क्यों रही हैं, आंसू क्यों निकल रहे हैं आपके? देखिए, मुझे याद है कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की रेस में थे, 2011 की बात है, मेरी गर्भ में मेरी बेटी थी छोटी और 2011 में जन्मी है, तो उस दौरान मैं साइकिल चलाया करती थी समाजवादी पार्टी के लिए।
आपके दुख को हम समझ रहे हैं, लेकिन ऋचा जी अपनी छोटी बेटी दुधमुई बेटी को मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रही, जिस समय समाजवादी पार्टी सितंबर 2022 में राज्य और प्रदेश सरकार बनाने के लिए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठी थी, उस समय मैं जाकर के नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जो मृत्युशैया पर थे, उनकी आवाज चली गई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। आधे समाजवादी इस बात को नहीं समझ सकते होंगे कि नेताजी उस समय ऐसे इशारा करके अपने आप को घर ले जाने की बात करते थे। तब ये रोली तिवारी मिश्रा किसी अवसरवादी नेता की तरह मंच पर नहीं थी, वो श्री मुलायम सिंह यादव जो मृत्युशैया पर थे, उनके हॉस्पिटल के बाहर 19 दिन बैठी हुई थी, भूखी प्यासी, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। अखिलेश यादव जी इस बात को जानते हैं। 9 तारीख को जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब भी मैं श्री अखिलेश यादव जी की तरह एक संबल बन करके खड़ी हुई थी। जी ये बताइए, जब श्री अखिलेश यादव जी पहले देखिए लगातार न्यूज़ 18 आपसे ये उम्मीद कर रहा है आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो भावनाओं का सम्मान रखिए। आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो भावनाओं का सम्मान रखिए। हम नहीं चाहते देखिए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, किसी भी महिला, किसी भी नेता, किसी का भी भावनाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं। आप हमारी गुजारिश है कि आप रोइए मत, हम आपकी बात को, आपके पक्ष को रखना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी आपको दोबारा आपका निष्कासन वापस लेकर के आपको दोबारा वापस बुलाना चाहेगी, तो अब आप जाएंगी पार्टी में वापस या फिर आप अपनी नई राह तलाशेंगी? क्या आपने सोचा है? क्योंकि 16 साल के बाद आपको जो सिला मिला, वो सिला ये मिला कि आपको बिना बताए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, मैं जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैं साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, लोक रंगमंच पर मेरी पीएचडी है, देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में मैं पढ़ाती थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी मुझे पार्टी में लेकर के आए, मुझे एक प्रखर रूप से काम दिया, मीडिया सेल देखती थी, प्रवक्ता के तौर पर मैंने काम किया, मुझे आगरा दक्षिण विधानसभा से टिकट भी दिया जिसमें मैंने बहुत मेहनत की। अंतिम समय में कांग्रेस को वो सीट दे दी गई, मैंने उफ तक नहीं किया और हमेशा मैंने मुस्कुराकर अखिलेश जी से एक ही बात कही कि जीवन की अंतिम सांस तक, चिता की अंतिम आग तक मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अखिलेश यादव जी विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके लिए भावनाओं का कोई मोल नहीं है। चाहे वो नेताजी की भावना, आखिरी सांस तक आप यहीं पर रहेंगी, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगी। वो कुछ पल आप याद करती हैं क्या अभी भी, जब आपको निष्कासित किया गया पार्टी से, आपको जब ये पता चला तो आपका उस वक्त रिएक्शन क्या था? वो मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगी। आप क्या महसूस कर रही थी? आपके मन में कितने सवाल कचोट रहे थे? और बताया जरा, जैसे ही आपको पता लगा आपको निष्कासित किया गया तो आपने बंद कमरे में चली गई, आप काफी देर तक वहां पर रोती रही, या आपके घर परिवार के लोग बता रहे हैं अकेले आप काफी देर तक रोती रही? क्यों ये पीड़ा हुई आपको? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, मुझे 6 जून 2020 को गोरखपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोरंजन यादव ने मुझे हजारों गालियां दी और उनको लगा कि मैं तिवारी मिश्रा मेरे नाम में, मैं कोई भाजपा की प्रवक्ता हूं, मुझे बहुत गालियां दी। मैंने ये बात पार्टी पटल पर रखी, बड़ा मुद्दा हुआ, पूरे प्रदेश और देश के ब्राह्मण मेरे साथ जुड़े कि भाई रोली को क्यों गाली दी जा रही है। मनोरंजन यादव को कारण बताओ नोटिस दिया गया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बुला करके कहा कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। इस तरीके की बात पर जब पूरी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारा क्या रुख है? मैंने कहा मैं सदैव आपके साथ हूं, मैं अवसरवादी नेता नहीं हूं। मैंने 2007 से लेकर 2012 तक का विपक्ष देखा, मैंने 2017 से लेकर 22 तक का विपक्ष देखा और अभी भी अगर मैं चाहती तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे सबसे बड़ा दुख और पीड़ा ये है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी में आप दिन रात अस्पताल में मौजूद थी जब मुलायम सिंह यादव सबसे बड़ा दुख और पीड़ा यह है कि मुझे, अगर मैं सनातन की बात करती हूँ, मैं सनातन की जब मैं बात करती हूँ, मैंने प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात की तो मुझे कह दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। रोली जी, मेरा सवाल ये है कि जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब थी, आप लगातार साथ थी, ये तस्वीरें हमने भी देखी थी, वो जानकारियां हमने भी देखी थी। दुख के जो पल होते हैं, दुख का जो पल होता है, आदमी जाहिर तौर पर उस समय
एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। उस समय आप उस पूरे परिवार के साथ रही, मुलायम सिंह यादव के इलाज को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के उस वक्त भी आपको मन भावुक होता था। जब आपका निष्कासन हुआ उसके बाद क्या फीलिंग्स आपकी आई? आप क्यों अपने आप को एक कमरे में आपने बंद किया था? क्यों आप रोने लगी थी? जरा उस दर्द को बयां करिए ताकि देश और सब लोग समझ पाएं कि रोली तिवारी के ऊपर क्या बीती है। देखिए, सनातन की बात करने पर अगर मैं कुछ अनुशासनहीनता करती, मैं कुछ गलत करती, मेरे शब्द इतने अच्छे हैं कि अपने शब्दों से मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग मेरे लिए तालियां बजाते थे जब मैं कहती थी बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्लो मंतशा। जब मैं कुरान की आयतें पढ़ती थी तो आप मेरे लिए तालियां बजाते थे। जब वही बात मैंने श्री रामचरितमानस का हवाला देके पढ़ दी कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, तो आपने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। आज कितना मन दुखी है आपका? रोली जी बताइए, कितना मन दुखी है आपका? कितना दुख हो रहा है? जब ये बात मैं करती थी तो उस समय कितना मन दुखी है आज आपका? मैं पूरा 12-15 घंटे, मेरी पहली ट्वीट, पहला रिएक्शन सुबह, पहला रिएक्शन 12 घंटे के बाद आया, क्योंकि मैं 12 घंटे तक इस मनस्थिति में ही नहीं थी कि मैं क्या कहूं। मुझे कोई कारण नहीं बताया गया, मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। और सबसे बुरा तभी लगता है जब कोई कारण ना पता हो और एक्शन ले लिया जाए। रोली जी, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं हम बखूबी। ऋचा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। ऋचा जी, आप लोग जिन संस्थाओं में काम करते हैं उसमें कम से कम जब आपको हटाया जाता है तो आपको कारण बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं रोली तिवारी जी, ऋचा जी के पास चलेंगे। ऋचा जी, रोली जी भावुक हो गई, बता रहे हैं कि जब उनको पता लगा तो काफी दुख हुआ उनको, काफी देर तक वो रोई और हमारे स्टूडियो में भी अभी वो जब जुड़ी हमारे साथ तो लगातार भावुक होकर वो रोने लगी हैं। ऋचा जी, यही पीड़ा कुछ आपके अंदर भी है, यही दुख, यही भावुक होना, यही मनोभावना आपकी है कि इस वक्त आप समझ नहीं पा रही हैं कि कैसे उन चीजों को व्यक्त किया जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल भावुक होने वाली बात है और ये बहुत दुखद बात भी है, क्योंकि इस देश में आधी आबादी से जो महिलाएं आती हैं वो बहुत ही लंबे सामाजिक और राजनीतिक और पारिवारिक संघर्ष के बाद वो राजनीति में आ पाती हैं। और जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी चुनी थी तो तमाम तरीके के आक्षेप लगाए गए थे, लेकिन हम लोगों ने उनको दरकिनार करके समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को और उनकी विकास की राजनीति को चुना था। मैं आपको बता दूं कि मैं 10 वर्ष से समाजवादी पार्टी में हूं और समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करने और जनता के लिए संघर्ष करने में मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे गए हैं। पोस्ट डॉक्टरेट होने के बावजूद मुझे किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता क्योंकि मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का टैग लगा हुआ है। मैं इस बात से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते हुए हमने त्याग किया है। हमने अपने निजी और अकादमिक जीवन का त्याग किया है, हमने अपने बिल्कुल ऋचा जी बलि चढ़ाया है। आप कह रही हैं कि आपने त्याग किया है और जैसे कि आपने कहा कि पारिवारिक संघर्ष से निकलकर एक जगह सपोर्ट करना होता है। आपने जब से सपोर्ट करना शुरू किया समाजवादी पार्टी में, जब से आप बनी, उस वक्त से अगर आप एक बार याद करें कि कई लोगों ने आपको बहुत बातें बोली होंगी, कई लोगों ने कहा होगा कई बार कि छोड़ दो, हट जाओ, मत आओ इन सारी चीजों में, बावजूद इसके आप बनी रही। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? दुख होता है ये सोचकर? देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली 135 सालों में महिला छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई। ये मेरा पहला निष्कासन नहीं है। मैं पहले ही जब अध्यक्ष हुई तो मुझे अध्यक्ष पद से निष्कासित करने की कोशिश की गई, मेरी पीएचडी को निष्कासित करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे लगता था कि माननीय अखिलेश यादव जी महिलाओं और युवाओं की और समाजवादी राजनीति जो सामाजिक विचारधारा की बात करती है उसको लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से बिना कारण के मुझे निष्कासित कर दिया गया, और रामचरितमानस जो इस देश की संवैधानिक आत्मा है, हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ मैं आऊंगा रोली जी के पास एक बार फिर चलेंगे। रोली जी, लगातार हम आपको देख रहे हैं, आप भावुक होती जा रही हैं लगातार। ये पीड़ा, ये दर्द जाहिर तौर पर बहुत दुखदाई होता है और इसमें अपने आसपास के लोग ही ढांढस बंधाते हैं, उम्मीद बंधाते हैं। क्यों बार बार आप भावुक हो रही हैं? देखिए, भावुकता तो आप एक परिवार को छोड़ दें तो होती है। रोली जी, ये बात मैं समझती हूँ कि मुझे याद है आज शायद आचार्य जब बेटी की विदाई होती है तो विधि का विधान होता है, उस वक्त नेचुरली आंसू आ जाते हैं।
लेकिन जब आप नेताजी की बात को याद करती होंगी, एक पिता के तौर पर कैसे आपके उनके संबंध रहे, एक भाई के तौर पर कैसे अखिलेश यादव के और आपके संबंध रहे, वो याद करके और ज्यादा रोना आ रहा होगा आपको। देखिए, जो मेरा राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ, जो मैं उत्पन्न हुई राजनीतिक तौर पर, मैं राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थी। मैं देश के डिफरेंट आर्मी एयरफोर्स स्कूल्स में पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस से आते हैं। तो मैं वहां पढ़ाती थी, वहां से मुझे अखिलेश जी लेकर के आए, नेताजी लेकर के आए, मुझसे कहा। जिस समय मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आती हूं तो मेरे जो पैटर्नल साइड है वो बीजेपी को मानने वाले थे। मेरी जो मेरे ससुराल थे वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी किया। लेकिन जहन में होंगी जो आपने मुलायम सिंह यादव की सेवा की, समाजवादी पार्टी की सेवा की, वो सब तस्वीरें जहन में याद ताजा हो रही होंगी। इन्हीं को लेकर आप ज्यादा भावुक हो रही हैं, वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आ रही होंगी। देखिए, 2017 में 2017 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रखा था। श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद अधिकतर समय मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में रहते थे। 2017 में ही मेरे पति आर्मी हॉस्पिटल आरआर में पोस्टिंग आए थे, तो मेरा दिल्ली रहना, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, रहना होता था। तो नेताजी की सेवा भाव से लेकर के नेताजी अस्पताल जाते थे, तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों का आमद कम हो गई थी नेताजी के पास, क्योंकि जो व्यक्ति टिकट के लिए, पदों के लिए भागदौड़ कर रहे थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास लखनऊ जाते थे। लेकिन मैं ऐसी बच्ची थी, आप नेताजी के जो वहां सचिव रहते पीए, उनको पता कर लेना कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनकी दवाइयां क्या है, उनको क्या जरूरत है, कहीं वो भावुक तौर तो नहीं हो रहे, कहीं वो अकेला तो महसूस नहीं हो रहे। इस भाव से एक पिता तुल्य नेताजी के पास मैं सदैव जाती रही। और शायद 2017 से 22 तक जब नेताजी को लोग नहीं पूछते थे, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो टिकट और पद देने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे टाइम भी डॉक्टर तिवारी मिश्रा नेताजी के पास जाती थी। और आज बेटी रो रही है, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपकी, जो मुलायम सिंह यादव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आज बेटी रो रही है। टीवी स्क्रीन पर बेटी रो रही है। मुलायम सिंह यादव की आपके साथ तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, कि समाजवादी पार्टी के नेता भी देखें, आप भी शायद इन तस्वीरों को देख पा रही होंगी कि ये तस्वीरें जिसमें देखिए, मैंने हमेशा एक ही बात कही कि समाजवादी पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं है, एक परिवार है। और पार्टियां छोड़ी जा सकती हैं, पार्टियां बदली जा सकती हैं, परिवार नहीं छोड़े जा सकते। और ये बात मैंने अखिलेश यादव जी से कही कि श्री रामचरितमानस का ये जो विवाद है, ये हमारी पार्टी को रसातल पर ले जाएगा। आप इस बात को समझिए। और जब भी परिवार में कुछ गलत होता है, परिवार की बहन या बेटी आवाज उठाती है, ये किसी नेता की आवाज नहीं है, ये परिवार की एक बहन बेटी की आवाज है, जिसको ये बात बुरी लग रही है कि हम सनातन। रोली जी, अगर आप बता पाए, आप भावुक हो रही हैं, मैं जान रहा हूं तस्वीरें देख करके आप भावुक हो रही हैं, लेकिन अगर आप बता पाए ये तस्वीरें किस वक्त की हैं, कब कब की तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं? जी, मैं टीवी पर नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ क्या? मैं देख सकती हूँ। पिंक कलर की साड़ी, एक पिंक कलर की साड़ी आपने पहन रखी है, और उसमें नेताजी जो है मुलायम सिंह यादव, वो आपके सर पे हाथ रखे हैं। उस वक्त आप उनसे मुलाकात करने गई थी शायद, और ये उस वक्त की तस्वीर है, उसमें ये मेरा 2016 में, हाँ 2016 में जब मुझे आगरा दक्षिण विधानसभा से टिकट दिया गया था, सैफई का ये तस्वीर है। और नेताजी ने मुझे बुलाया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ भी इसी कपड़ों में तस्वीर होगी। तो नेताजी ने मुझे कहा था कि विजयी भव, और मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा था। जुलाई 2016 की तस्वीर है। मैं ये दिन, ये लम्हे बिल्कुल नहीं भूल सकती। सिलसिलेवार तारीख के तौर पर मुझे याद है, नेताजी ने मुझसे कहा था, अखिलेश जी ने मुझसे कहा था, बूथ बूथ छान लेना। हाँ, रोली जी, फोटो देखकर नजर आ रहा है कि पिता और पुत्री, बेटी और पिता का जो रिश्ता है, जब एक पिता गर्व से सीना चौड़ा करके बेटी को आशीर्वाद देकर ये कहता है कि जाओ जीत कर आना, मेरी शेर हो तुम, उस वक्त जो ये सीन है वो नजर आ रहा है। लेकिन आज अगर जिंदा होते नेताजी, तो क्या ये चीज होता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नेताजी जिस समय आदरणीय जो उनकी पत्नी थी, उनका देहांत हुआ था,
तो उस समय मैंने अखिलेश यादव जी को कहा था कि आप नेताजी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेताजी बहुत भावुक होकर उनकी मांग में सिंदूर भर रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि हाँ मैं रखूंगा। तो मेरे इस परिवार के साथ जब भी मैं इस परिवार में गई तो मुझसे पूछा गया कि तुमने नेताजी ने रोटी खाई तुमने या नहीं खाई, आई कैसे हो, जाओगी कैसे। मैं आपको एक नेताजी की बात बताती हूँ कि नेताजी ने कवि सम्मेलन चल रहा था, बहुत फॉग था, सैफई महोत्सव था, रात को 3:30-4 बजे कवि सम्मेलन छूटा। लोग नेताजी को पकड़ करके गाड़ी में बिठा रहे थे। 2014 या 15 की बात होगी, सैफई महोत्सव की। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नेताजी ने जैसे ही मुझे दूर से देखा, उन्होंने हाथ हिला करके गार्ड से कहा, सिक्योरिटी वाले से, रोली को बुलाओ। मुझे बहुत डांटा कि अब तुम इस रात में बिल्कुल भी वापस आगरा मत जाना, क्योंकि मेरा घर आगरा था। मुलायम सिंह यादव की वो एक लोगों को नाम से जानते थे, बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे, बात करते थे और सबसे पहले वजह बताते थे, जो आज के समय में शायद आप यही ढूंढ रही हैं कि वजह बता दे कोई कि क्यों निष्कासित किया गया। ठीक है रौली जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। ऋचा सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी है। ऋचा जी, मेरे हाथ में ये वही रामचरितमानस है जिसको लेकर शायद आपके मन में सवाल है कि क्या इसी को लेकर बयान देने के बाद हमें बाहर निकाला गया। आप क्या कहेंगी? ये वही रामचरितमानस है जो लगातार कई दिनों से इसको लेकर तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। क्या कहेंगी ऋचा जी, आज ये सवालों के घेरे में क्यों है ये किताब जिसे कुछ नहीं पता कि धर्म क्या है, जाति क्या है, इसमें बस जीवन जीने का तरीका लिखा है, क्यों आज ये सवालों के घेरे में है? देखिए, ये बहुत दुखद है कि रामचरितमानस जो भारत के प्रत्येक घर में पूजा जाता है, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले, उसके खिलाफ बैन लगाने वाले लोगों के चलते समाजवादी पार्टी में लगातार रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है और रामचरितमानस के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है। हम इस देश की संवैधानिक आत्मा का आदर करते हैं और हम अपने देश की संवैधानिक आत्मा के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीति के लिए मैं अपनी आत्मा की हत्या नहीं कर सकती हूं। मैं छात्र संघ की कोख से निकली हूं। मैंने बार बार जो है गलत के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज किया है, पुरजोर तरीके से दर्ज किया है। माननीय अखिलेश यादव जी, जिनको हम लोग ये मानते थे कि ये विकास की और जाति और धर्म से परे राजनीति करेंगे, जिस तरीके से जाति के आधार पर और आप महिलाओं की बात करते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होती है, 80 लोगों में आप 5 महिलाओं को स्थान नहीं देते। तमाम लोगों ने रामचरितमानस को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया समाजवादी पार्टी में, लेकिन आपने 2 महिला नेताओं को जो कि विशेष वर्ग से आती थी उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए डीजीपी ऑफिस पहुंच जाती है, चाहता है और समावेशी राजनीति सबको साथ। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से डीजीपी ऑफिस पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ देखिए महिलाओं को किस तरीके से रुला रहे हैं, भावुक हो गई है रौली तिवारी जी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद है और इस देश की आधी आबादी और इस देश का यूथ देख रहा है कि गालीबाजों के साथ जो महिलाओं के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी डीजीपी ऑफिस जाते हैं। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी और हम लोगों ने इस तरीके की राजनीति की परिकल्पना नहीं की थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी विचारधारा राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, मेरे हाथ में आज वही किताब है, आज वही ग्रंथ है मेरे हाथ में, जिसको लेकर लगातार लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कहा यह जाता है कि जिसने इसे पढ़ा वो कभी नहीं लड़ा और जो लड़ रहा है वो कभी नहीं पढ़ा है इसे। अब क्या कहा जाए, क्यों आखिर सवालों के घेरे में है रामचरितमानस? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। समझ में ये नहीं आता है कि जो लोग सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, आज वो लोग, उनके पार्टी के नेता जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, जिस प्रकार से रामचरितमानस को जलाए जाने का, प्रतिबंधित करने का बात करना, जिस प्रकार से हमारे महापुरुष भगवान कृष्ण, भगवान राम के बारे में गाली देना, यह सहनीय नहीं है। आज जो देखिए स्थिति बनी हुई, एक हमारी बहन है रोली तिवारी, रोली तिवारी ने सनातन धर्म पे बात क्या कर दिया, वो राजू दास के लिए ट्वीट क्या कर दिया,
स्वामी प्रसाद मौर्य की ये कह दिया कि नहीं हमारे साथ जुड़ी है रोली तिवारी जी और ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ी है। आप उनको बोल सकते हैं अगर आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके समर्थन में आई तो फिर इस तरीके से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। नहीं, ये हमारे दास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। समाजवादी पार्टी का निष्कासन पर रिएक्शन आया है, सुनील सिंह साजन का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, वो सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी विचारधारा से चलती है, समाजवादी पार्टी अनुशासन से चलती है। तो अगर कोई विचारधारा से भटक जाएगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसले समय समय पर लेता रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसका कार्यकर्ता अनुशासनहीन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को फैसला लेना पड़ता है। तो पार्टी ने फैसला लिया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन लोगों को भी हक है कि अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखें। देखिए, जो संगठन, पार्टी और परिवार की बात होती है उसमें ट्विटर पे नहीं लड़ा जाता है, अपने नेता से बात कही जाती है, नेतृत्व से बात कही जाती है। और मुझे लगता है कि सबको, जो पार्टी के वर्कर हैं, अगर किसी के मन में कोई बात है तो वो पार्टी नेतृत्व से अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी के क्योंकि जो देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी ग्रंथ के खिलाफ नहीं है। ये जो भी प्रचार कर रहे हैं वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ हैं? कब कहा कि हम किसी ग्रंथ के खिलाफ हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी गरीब की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं की को सुन रहे थे। रोली जी, सवाल यह, सुनील सिंह साजन कह रहे हैं, वो बता रहे हैं निष्कासन का कारण अनुशासनहीनता और तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। सुन के कितना दुख हो रहा है आपको? देखिए, 16 वर्षों में मैं कभी अनुशासनहीन नहीं रही। 16 वर्षों में मैं सुनील सिंह साजन की कलीग रही। जब मैंने प्रभु श्री रामचरितमानस की बात की, अच्छा, पार्टी पटल पर मैंने सैकड़ों बार ऋचा ने भी रखी, हमने भी बात रखी। जब पार्टी परिवार होता है तो हम पार्टी पटल पर ही अपनी बात रखते हैं। लेकिन निरंतर स्वामी प्रसाद मौर्य बात रखे मीडिया में, बात रखे ट्विटर पे, बड़ा विरोधाभासी बयान दिया है सुनील सिंह साजन ने। हमको निष्कासित करने की बात की जाए ट्विटर पर, हमको परिवार की तरह बुलाया जाता, हमसे कहा जाता कि आप लोग मुखर है, क्यों मुखर है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोकतंत्र के लड़ने की बात करते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, क्या उनको ये नहीं लगता कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को भी बचाया जाना जरूरी है? पार्टी में एक नोटिस दिया जाना जरूरी है। पार्टी में उनका क्या कहना है? राजू जी, आपके पास आएंगे। ऋचा जी, आप क्या कहेंगे? आप सुन रही थी सुनील सिंह साजन को, उनका ये कहना था कि हमने थोड़ी ना ये कहा कि रामचरितमानस का हम विरोध करते हैं। सुनील जी अभी अनुशासन का ज्ञान दे रहे थे। क्या अनुशासन केवल कार्यकर्ताओं के लिए है, या जो महासचिव जी लगातार, अभी उन्होंने परसों ये कहा कि सरकार आएगी तो वो रामचरितमानस को बैन करवा देंगे, क्या समाजवादी पार्टी इसके साथ खड़ी हुई है? हमने अनुशासनहीनता, अगर हमने लोकतंत्र और संसदीय भाषा की गरिमा को रखते हुए सवाल पूछा तो हम अनुशासनहीन हो गए। और जो लोग समाजवादी पार्टी में लगातार महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, वो अनुशासन के दायरे में आता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि अभी ये कह रहे थे कि हम महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की, किसानों की बात करते हैं। बेहतर होता कि आप दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है, महिलाओं को मुख्य धारा की राजनीति से बाहर किया जा रहा है, इसके लिए आप आंदोलन करते, लेकिन आपने ट्विटर का रास्ता चुना, आपने अवसरवादी राजनीति का रास्ता चुना। और जो एक व्यक्ति धार्मिक उन्माद के जो है उसमें ढकेल देना चाहता है पूरे देश को, आप उस स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऋचा जी, मैं आऊंगा, अगर ये आपके पास आएंगे, भावनाओं को समझ रहे हैं। राजू दास जी, सवाल ये है कि ये 2 बेटियां, प्रदेश की 2 बेटियां, रोली तिवारी जिन्होंने समाजवादी पार्टी में 16 साल 17 साल का वक्त दिया और 10-11 साल का वक्त ऋचा सिंह को हो गया, दोनों को समाजवादी पार्टी से सिर्फ इसलिए गेट आउट कह दिया गया क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस को लेकर, सनातन को लेकर बात की थी। आप दुख दर्द बांटते हैं, आप आस्था और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं, जरा बताइए इन दोनों बेटियों के साथ ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है?
नहीं, यही तो मेरा प्रश्न है, यही तो मेरा सवाल है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम रामचरित मानस का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम नारियों का सम्मान करते हैं। 15 मिनट से वो रो रही है, एक बेटी रो रही है। दूसरे नहीं हमको भी पीड़ा है, हमको कष्ट है, अपार कष्ट है कि दोनों बहनों के साथ जो नाइंसाफी हुई। मुझको समझ में ये नहीं आता है कि क्या रामचरित मानस की बात कर देना, सनातन की बात कर देना, क्या राम की बात कर देना, भाजपा की बात करना है, संघ की बात करना है, आरएसएस की बात करना है क्या? मुझको तो लगता है कभी ने रोली तिवारी, कभी ने ऋचा सिंह ये बात किया होगा कि भाजपा आरएसएस और ये इसका बात किया। क्या राम सिर्फ भाजपा के हैं क्या? अगर राम का बात कर दिया तो भाजपा का बात कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करता है। क्या समाजवादी में हिंदू नहीं? क्या समाजवादी पार्टी के हिंदू मर गया है? क्या समाजवादी पार्टी के हिंदू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जहां पर रामचरित मानस का अपमान होता हो, जहां पर नारियों का अपमान होता हो, कभी ये संघ की बात नहीं की रोली और ऋचा, कभी नहीं भाजपा की बात की। ये समाजवादी सिपाही रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए लड़ी है, उसके बावजूद भी दोनों बहनों को निकाल दिया गया। इसीलिए निकाल दिया गया। आपकी बात को सुन करके लगातार वो रो रही है, रोली तिवारी रो रही है, भावुक हो रही है। क्या कहेंगे आप उनके लिए? उनको इस पल में आपका साथ भी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके साथ पूरे 125 करोड़ सनातनी है, अकेले राजू दास नहीं है। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य राजू दास पे हमला नहीं किया, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति पे हमला किया। स्वामी जो है जिस प्रकार से भगवान राम को गाली दिया, भगवान कृष्ण को गाली दिया, यह लड़ाई सनातनियों का है। और सनातनियों के लड़ाई के लिए दो समाजवादी सिपाही डटे हुए हैं। ये कालनेमी समाजवादी जो राम को गाली देने वाले समाजवादी है, ठीक है राजू जी, लोहिया के विचारों को मानने वाला नहीं है। राजू जी, ये दोनों हमारी बहन लोहिया के विचारों को लेकर चल रही है। सुनील सिंह साजन को सुन लिया है, आपके भी मन में कई सवाल हैं। आज अखिलेश यादव आपके सामने होते तो आपके कौन से वो सवाल है जो निकल रहे होते मन से? आप क्या पूछ रही होती? आपके सवाल जरूर आप हमसे साझा करें। और रिचा जी, जब आपको निष्कासन की जानकारी मिली तो शुरुआती वक्त आपने जिस तरीके से रोली तिवारी का हाल है हम देख रहे हैं स्टूडियो में, आपको भी कुछ इसी पीड़ा का एहसास हुआ? कुछ दर्द हुआ, दुख हुआ? देखिए, मैं इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करती हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही होता समाजवादी पार्टी से कि कम से कम इतना नैतिक बल तो रखते कि समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फॉलो करते। पार्टी का एक संविधान है, उस पार्टी के संविधान के अंतर्गत आपको मुझे नोटिस देनी चाहिए थी। लेकिन पार्टी की क्या ये पार्टी की अनुशासनहीनता नहीं है कि उसने पार्टी के संविधान का पालन नहीं किया? नैतिक बल के ना चलते मुझे नोटिस नहीं जारी की गई। आपने ट्विटर पर यह बता दिया कि आप मुझे पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये कहीं ना कहीं लोहिया जी जो समाजवादी विचारधारा की बात करते थे, आज आप स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना आइडियल मान चुके हैं। लेकिन हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और लोहिया जी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूं कि समाजवादी विचारधारा का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है, वो एक माध्यम थी जिसको हम लोगों ने इस देश की स्वस्थ राजनीति के लिए चुना था। और अगर समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है, एक जाति विशेष का तमगा लगा लेना चाहती है। आप बताइए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का सम्मान होता है, हर वर्ग का सम्मान होता है, आपको सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं इस 21वीं सदी में कि हमको फला व्यक्ति नहीं चाहिए, हम फला तरीके का पोलराइजेशन करेंगे, तो ये राजनीति के लिए बहुत दुखद है। और हम लोग पहले, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या करेंगी? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, बीएसपी ज्वाइन करेंगी, कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, कहां जाएंगी? अगला रास्ता क्या है आपका? खुलकर बता दीजिए, सब लोग समझना चाहते हैं। देखिए, मैं जनता के बीच में जाऊंगी और समाजवादी पार्टी ने जो ये अलोकतांत्रिक और जातिवादी कदम उठाया है, सबसे पहले जनता के बीच में जाकर मैं जनता से बात करूंगी और समाजवादी पार्टी के इस अनुशासनहीन जो उसने स्वयं कार्य किया है, अलोकतांत्रिक कार्य किया है, इसके खिलाफ पहले मेरी लड़ाई होगी और पुरजोर तरीके से होगी। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं ऋचा जी, मेरे हाथ में आप देख रही होंगी, तमाम दर्शक भी देख रहे हैं कि मेरे हाथ में
इस वक्त रामचरितमानस है। आज आप अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, अब तक आपके ऊपर बहुत सारी फाउंडेशंस थी, आज खुल करके आप रामचरितमानस की चौपाइयों को सुना दीजिए, जरा बता दीजिए कि कोई विवाद नहीं है। रोली तिवारी और जिस तरीके से ऋचा सिंह आप हैं, रामचरितमानस को लेकर आपके क्या विचार हैं, खुल करके बताइए। आज न्यूज 18 पर तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं, राजू दास सुनना चाहते हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, जो आज समझना चाहते हैं कि ऋचा सिंह की असली भावना क्या है, जो समाजवादी पार्टी में ऋचा सिंह खुलकर नहीं कह पा रही थी, बताइए जरा। देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान भी रामचरितमानस पे खुलकर अपने विचार दिए थे और सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। सबको अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए नीतियों पर चलना चाहिए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इस देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो इसको सीखे। और साथ ही साथ उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, तो पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ये महिलाओं के लिए कहा गया, लेकिन तथाकथित कुछ समाजवादी महिलाओं के लिए कही गई महान पंक्ति को ना पढ़ पाए ना समझ पाए कि पराधीनता में सुख नहीं होता है। और आज समाजवादी पार्टी ने हमको स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश का जो हमारा ग्रंथ है, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, इसके प्रति हमारी आस्था है। हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि प्रत्येक धर्म की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उसी संविधान को मानते हुए, उन्हीं लोहिया जी के विचार को मानते हुए कि इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि इस देश के बातों को रखा, रोली जी आपने भी अपनी बातों को रखा, और साथ ही साथ राजू दास साहब जिन्होंने की बिल्कुल एक एक पॉइंट वार चीजों को रखा। लेकिन मेरे हाथ में ये किताब है, बाकायदा लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस और विवाद मानस का है। भगवान राम पर विवाद मत करिए, किसी मुद्दे को सियासी मुद्दे में बना करके अगर किसी के विचार किसी को प्रभावित करते हैं, किसी के विचार किसी को प्रभावित नहीं करते। लेकिन सवाल यहां पर ये, जो मन की पीड़ा होती है वो अगर अश्रु के जरिए सामने आए, आंसुओं के जरिए सामने आए तो दुख दर्द को समझा जा सकता है। रोली तिवारी हमारे स्टूडियो में आज भावुक हो गई। वो 16 साल आप समझिए कि अगर हम किसी संस्थान के साथ, किसी जगह के साथ जुड़े रहते हैं और वहां से बाहर जाते हैं तो उसकी एक अपनी एक पीड़ा होती है, दुख होता है। वही पीड़ा आज रोली तिवारी के सामने हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज 18 पर जारी है।